नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए वीडियो में। तो कल सुपर संडे डबल हेडर स्पेशल होने वाला है और समझ के चलिए कल डू और डाई स्पेशल भी आपको देखने को मिलेगा। तो कल क्या चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2023 की पहली टीम बन जाएगी जो क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ के लिए, और बदले के लिए बेताब होगी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। अभी आप सोचोगे कि पहले हाफ में ही तो आरसीबी ने आरआर को हराया था, तो इसमें बदला क्या, रिवेंज क्या, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैच नंबर 60 के ऊपर बात करते हैं। जो मैच खेला जाने वाला है एसएमएस सवाई मानसिंह स्टेडियम में, राजस्थान रॉयल वर्सेस आरसीबी। दोनों ही टीमें अभी पॉइंट्स टेबल पे देखें तो आगे पीछे हैं, यानी कि अब यहाँ पे देखें तो आरआर के 12 अंक हैं, आरसीबी के 10 अंक हैं, लेकिन बदले के लिए बेताब क्यों होगी आरसीबी। चलिए छोटा सा किस्सा, यानी कि मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ, एक एडिशन पहले 2022 आईपीएल में जब एलिमिनेटर में रजत पाटीदार ने शतक जड़ा था, वहाँ पे आरसीबी ने एलएसजी को हराया था। क्वालिफायर 2 में फिर आरआर से उनका मुकाबला हुआ था और वहाँ पे आरआर ने हरा दिया था आरसीबी को और चकनाचूर हो गया था आरसीबी का वो ड्रीम जो उन्हें जीतना था आईपीएल। और वहाँ पे तब उस सपने को तोड़ा था आरसीबी की टीम के, आरसीबी के फैंस के, टीम आरआर ने, राजस्थान ने। तो एक बदले के लिए बेताब होगी। इस बार आरसीबी चाहेगी कि इस मुकाबले को जीतकर राजस्थान रॉयल को बाहर कर दिया जाए टूर्नामेंट से। उनके ही घर में उन्हें हराने के लिए बेताब होगी आरसीबी, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं होने वाला है। तो उसी के ऊपर बात करते हैं। मैच नंबर 60 जो जयपुर में खेला जाने वाला है, डू और डाई रॉयल एनकाउंटर मैच, यानी कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर एंड राजस्थान रॉयल्स। तो दोनों ही के बीच में मैच होगा। पॉइंट्स टेबल में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पॉइंट्स टेबल पे अगर आप ध्यान दोगे तो आरआर अभी 5वें स्थान पे है, उनके 12 अंक हो चुके हैं। उन्हें आने वाले दोनों मैचेस जीतने हैं। जो अभी उनका एक मैच होगा आरसीबी से, फिर तो उन्हें दोनों मुकाबले जीतने। अगर एक भी हारेगी तो ये टीम 14 स्थान पे रुक जाएगी। और दूसरी टीम का मैं बात करूं आरसीबी, वो भी 6वें स्थान पे है, उनके 10 अंक हो चुके हैं। उनके पास अभी और 3 मुकाबले हैं, तो उन्हें भी तीनों के तीनों मुकाबले जीतने हैं। तो एक ही टीम यहाँ से अब दोस्तों कल के आने वाले मैच के बाद 16 अंक ही कर पाएगी। एक टीम का सफर कल शायद खत्म हो जाएगा आईपीएल 2023 से। तो दोस्तों अब बात करते हैं टीम कंपैरिजन के ऊपर। तो दोनों ही टीमों की बैटिंग लाइनअप देखते हैं कैसी है। आरआर की बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान रॉयल की बैटिंग लाइनअप प्रीवियस कैसी थी वो मैं आपको बताता हूं, और आरसीबी की भी बैटिंग लाइनअप देख के हम थोड़ा यहाँ पे देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे कि किसकी बैटिंग थोड़ी स्ट्रांग है। जॉस बटलर, उसके साथ यशस्वी जायसवाल जिन्होंने फास्टेस्ट 50 लगा दी और शतक नहीं बना पाए कोलकाता के सामने, लेकिन बहुत बेहतरीन पारी उन्होंने खेली और आईपीएल के इतिहास की फास्टेस्ट 50 लगा दी है यहाँ पे यशस्वी जायसवाल ने, तो बहुत बढ़िया बात है। बटलर भी उन्होंने एसआरएच के सामने 95 रनों की पारी खेली थी, वो भी अपनी लय पकड़ चुके हैं, फॉर्म में आ चुके हैं। जायसवाल तो रन पे रन बनाते ही जा रहे हैं हर मुकाबले में, और संजू सैमसन ने, कप्तान ने भी पिछले मैच में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी। उसके बाद नंबर 4 पे आप शायद कल देखोगे जो रूट को खेलते हुए, उसके बाद पे हेटमायर नंबर 5 पे, फिर ध्रुव जुवेल, फिर अश्विन। तो ये है आरआर की बैटिंग लाइनअप। अब बात करते हैं आरसीबी की। विराट कोहली ओपन करेंगे, वो कर ही रहे हैं फैफ डुप्लेसिस के साथ। फैफ डुप्लेसिस जो अभी ऑरेंज कैप की रेस में एक बैटल चालू है, अभी यशस्वी जायसवाल कभी आगे रहते हैं, कभी फैफ आगे रहते हैं। उसके बाद में महिपाल, लोमरोर, ग्लेन मैक्सवेल, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक एंड केदार जाधव। दोनों ही टीमों की बैटिंग लाइनअप को देख के ऐसा लग रहा है कि आरआर की ओर से अगर प्रमुख 3 बल्लेबाज होंगे, अगर वो तीनों चलेंगे तो ये टीम बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेगी। वो हैं जायसवाल, सैमसन एंड जॉस बटलर। और आरसीबी का भी लगभग वैसा ही हाल है दोस्तों। अगर यहाँ से विराट कोहली कप्तान चलते, पूर्व कप्तान विराट कोहली अगर चलते हैं, फैफ डुप्लेसिस के रन से बल्ले से रन आता है, और ग्लेन मैक्सवेल जो कि फैफ और ग्लेन मैक्सवेल ने पिछले मैच में मुंबई के सामने बहुत बढ़िया तेज गति से रन बनाया था। तो दोनों ही टीमों की बैटिंग लाइनअप को हमने देखा है। तो टॉप 3 बैटर्स जो आरआर के हैं,
जायसवाल, बटलर एंड कैप्टन संजू सैमसन। तो आरसीबी की ओर से तो जो आरसीबी अभी तक इस टूर्नामेंट में 10 पॉइंट्स जमा कर पाई है और इतने करीब आई है, तो 3 बल्लेबाजों का बहुत ही उसमें श्रेय है, बहुत ही योगदान है, मैक्सवेल और फैफ एंड विराट कोहली। और एक और कोई है तो वो रन बना रहा है यहाँ से तो महिपाल लोमरोर, तो वहाँ से ध्रुव जुवेल है। लेकिन हेटमायर अभी देखें तो सेकेंड हाफ जब से शुरू हुआ है और फर्स्ट हाफ के शुरुआती मैचेस में उन्होंने रन बनाया था, फिनिश किया था, लेकिन अब तो वो थोड़े आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं। थोड़ा सा खुद भी थोड़ा निराश होंगे अपने इस प्रदर्शन से। उम्मीद करेंगे कि कमबैक करें, टीम के लिए अच्छी पारी खेलें। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया है तो मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि दोनों ही बैटिंग लाइनअप लगभग सेम है। अगर दोनों ओर से देखेंगे तो अगर बटलर है यहाँ पे, फैफ है यहाँ पे, कोहली है तो यहाँ पे संजू सैमसन है, यहाँ पे अगर मैक्सवेल है तो यहाँ पे जायसवाल है, तो बैटिंग लाइनअप को मैं कहूँगा कि समान है और दमखम है। तो बैटिंग लाइनअप का हमने कंपैरिजन कर लिया, तो अब आते हैं बॉलिंग अटैक दोनों ही टीमों का कैसा है उसके ऊपर बात करते हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। राजस्थान की बॉलिंग अटैक देखे तो अब ट्रेंट बोल्ट आ चुके हैं। थोड़ा सा निगल में इशू था तो आपने देखा था, कुछ मुकाबले मिस किए थे, हैदराबाद के सामने भी नहीं थे, लेकिन पिछले मैच में कोलकाता के अगेंस्ट उन्होंने आगे पावर प्ले में अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाया था। संदीप शर्मा है, देखें तो अभी यहाँ पे तो वो पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर लेते हैं, डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा देख के लग रहा है अब कि विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं। तो उनका विकेट्स लेना, उन्हें भी योगदान देना होगा अपना ट्रेंट बोल्ट के साथ। अगर वो भी पावर प्ले में आके विकेट्स लेंगे तो थोड़ी सी प्रेशर में आपको दिखाई देगी आरसीबी। उसके बाद अगर हम देखें तो करीम आसिफ हैं जिन्होंने अपना काम पिछले मैच में अच्छा किया था, आंद्रे रसेल को आउट किया था। रविचंद्रन अश्विन भी इस एडिशन में विकेट्स भी ले रहे हैं और प्लस किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे हैं, इकोनॉमिकल हो रहे हैं और ज़्यादा महंगे साबित नहीं हो रहे हैं। और पर्पल कैप अभी तो इनके सर पे है। स्पिन मास्टर जो जिन्हें कहा जाता है, ग्रैंड मास्टर कहा जाता है, और आईपीएल के इतिहास में अगर अभी हम देखें तो सबसे ज़्यादा विकेट्स भी उनके हो चुके हैं। यूजी चहल जो अभी पर्पल कैप की जो देखें अभी एक भिड़ंत है दोनों के बीच में, राशिद खान और चहल के बीच में। फिलहाल तो यूजी हैं, आई थिंक उन्हीं के पास है ना कैफ, तो अभी वो है पहले स्थान पे। तो बॉलिंग अटैक अच्छी दिख रही है आरआर की। अब बात करते हैं आरसीबी की बॉलिंग अटैक। जॉश हेजलवुड ने अभी तक उतना प्रभावित नहीं किया है जैसी उम्मीदें हैं आरसीबी को अभी तक। मोहम्मद सिराज भी पिछले 2 मुकाबले उनके अच्छे नहीं गए, लेकिन आई थिंक 15-16 विकेट्स वो भी ले चुके हैं और बटलर को पिछली बार पावर प्ले में आउट किया था। फिर हम देखें तो हर्षल पटेल की वजह क्या सिद्धार्थ कौल को खिलाना चाहिए, या फिर आप देख लीजिए वहाँ पे अविनाश सिंह जैसे एक युवा को मौका देना चाहिए। लेकिन अब डू और डाई जैसे सिनारियों में क्या आरसीबी रिस्क उठाएगी? वनिंदु हसरंगा होंगे और विजय कुमार वैशाख की जगह पे क्या वहाँ पे भी सिद्धार्थ कौल? तो सिद्धार्थ कौल जैसे अनुभवी खिलाड़ी को लाना ही चाहिए अब आरसीबी को। कब तक आप डगआउट में बैठाओगे? और थोड़ी सी समस्या अब फास्ट बॉलिंग में दिख रही है। अगर सिराज और हेजलवुड पावर प्ले में विकेट्स झटकते हैं तो इन गेंदबाजों पे उतना प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन अगर सिराज असमर्थ हो जाते हैं, हेजलवुड विकेट्स नहीं ले पाते हैं, तो सारा प्रेशर हसरंगा के ऊपर आएगा। वहाँ पे उन्हें थोड़ी सी विकेट टेकिंग डिलीवरीज डालनी पड़ेगी, वहाँ पे थोड़ी आगे गेंद डालनी पड़ेगी जहाँ पे वो थोड़े महंगे भी साबित हो सकते हैं। बट अगर सिराज विकेट्स ले लेते हैं, हेजलवुड भी उनका साथ निभा देते हैं, तो इन अन्य गेंदबाजों पे उतना प्रेशर नहीं आएगा। हर्षल पटेल के लिए अभी तक ये इवेंट आईपीएल 2023 उतना अच्छा नहीं गया। तो दोनों ही टीमों की हमने बॉलिंग कंपैरिजन की और यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि आरआर पे बॉलर्स जो देखूँ मैं, राजस्थान रॉयल के बॉलर्स जो हैं उनमें स्पिन डिपार्टमेंट में उनके पास स्पिनर्स बेहतरीन है, अश्विन एंड यूजी। और अगर आरसीबी की बात करूँ तो उनके पास फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं जो डेथ ओवर में अच्छा काम करके दे सकते हैं, वो होंगे जॉश हेजलवुड एंड मोहम्मद सिराज। तो यहाँ पे विकेट्स लेने में और विकेट टेकिंग डिलीवरीज की बात करूँ तो ट्रेंट बोल्ट हैं जो विकेट्स ले रहे हैं, यूजी भी वही काम कर रहे हैं, अश्विन भी वही काम कर रहे हैं। तो थोड़ी सी बॉलिंग लाइनअप में कहूँ ना मैं तो आरआर की मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट
कंसर्न है डेथ ओवर में, वहाँ पे वो भी रन पिटवा रहे हैं। तो ये भी गंभीर समस्या आरआर की ओर से बन सकती है, क्योंकि अंतिम के 5-6 ओवर्स में उनके पास वैसा गेंदबाज नहीं है जो आके रन बचाए। थोड़ा संदीप शर्मा भरोसा जता रहे हैं, लेकिन अगर उनका भी दिन खराब रहा, यानी कि अगर वो उनके शुरुआती पहला स्पेल अगर वो महंगे साबित हो जाते हैं, तो फिर अंत में बल्लेबाज उन पर भी टारगेट कर सकता है, क्योंकि उनके पास उतनी गति नहीं है। तो थोड़ी सी समस्या मुझे डेथ ओवर दिखाई दे रही है आरआर की। आरसीबी के लिए अच्छी बात है कि उनके पास वहाँ पे सिराज हैं, हेजलवुड हैं। तो देखते हैं, बॉलिंग अटैक दोनों की मैंने देखी तो मुझे थोड़ी सी आरआर बैटर लग रही, क्योंकि उनके पास विकेट टेकर बॉलर्स हैं। आरसीबी के पास भी हैं, लेकिन पिछले 2 मुकाबलों में उन्होंने विकेट्स नहीं लिया है, वो हैं सिराज एंड हेजलवुड। तो दोस्तों अभी हमने बॉलिंग कंपैरिजन भी देखा दोनों ही टीमों का। तो वहाँ पे आरआर के पास ऐसे बॉलर्स हैं जो विकेट टेकर्स हैं, लेकिन डेथ ओवर्स उनके लिए गंभीर समस्या है। आरसीबी के पास यहाँ पे उनके पास अच्छे डेथ ओवर्स 2 बॉलर्स हैं जो अंतिम के 5 ओवर में शायद उस टीम के लिए काम थोड़ा आसान कर दें। तो दोनों ही टीमों की मैंने बैटिंग कंपैरिजन कर ली, बॉलिंग कंपैरिजन कर ली। आखिरी पॉइंट पे आते हैं जो मैच नंबर 60 पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि जिस टीम के जो टॉप 3 बैटर्स हैं, यानी कि राजस्थान रॉयल के टॉप 3 बैटर्स यशस्वी जायसवाल हैं, जॉस बटलर हैं, दोनों ओपन करने उतरेंगे, और संजू सैमसन आपको नंबर 3 या नंबर 4 पे दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ से अगर हम देखें तो आरसीबी की ओर से फैफ डुप्लेसिस हो गए, वहाँ पे विराट कोहली एंड ग्लेन मैक्सवेल, जो टीम इन टॉप 3 बैटर्स को खामोश रखने में कामयाब हो पाएगी, यानी कि अगर आरआर के बॉलर्स कामयाब हो जाते हैं, फैफ, विराट और मैक्सवेल का विकेट लेने में बहुत जल्दी, इन तीनों को अगर बहुत ही कम रनों में आउट कर दिया, तो आप देखोगे आरआर का पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आरआर के बैटर्स यानी कि बटलर हो गए, सैमसन हो गए, जायसवाल हो गए, और चौथे जो रूट पहली बार खेलेंगे, अगर इन चारों में से जो कि 3 प्रमुख बल्लेबाज को अगर हेजलवुड, सिराज आउट कर देते हैं, तो फिर आप देखोगे आरसीबी मैच में हावी हो जाएगा। तो जो टॉप 3 बैटर्स हैं ना दोनों ही टीमों के, इन 3 बल्लेबाजों को जो भी टीम के गेंदबाज अगर खामोश रख देंगे ना, तो आप देखोगे वो टीम अपनी प्रबल दावेदारी स्पष्ट करेगी उस मुकाबले को जीतने के लिए। तो आखिरी मेरा पॉइंट कि इस मुकाबले को कौन जीत रहा है, मुझे लग रहा है आरसीबी फेवरेट होगी। और पिछले बार भी मैक्सवेल ने बहुत परेशान किया था अश्विन को, चहल को, तो इस बार भी मुझे लग रहा है कि गेम चेंजर बन सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की ओर से। तो आरसीबी मुझे लगता है फेवरेट होगी कल के मुकाबले को जीतने के लिए। तो ये मैंने बात कर ली दोस्तों आरआर और आरसीबी के मैच के ऊपर। तो दोस्तों अभी हमने मैच नंबर 60 के ऊपर बात की, आरआर और आरसीबी के ऊपर, जहां पे मैंने कहा कि आरसीबी फेवरेट होगी, ग्लेन मैक्सवेल गेम चेंजर बन सकते हैं। अब मैच नंबर 61 के ऊपर बात करते हैं। क्या सीएसके पहली टीम बनेगी जो क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ के लिए? 15 अंक हैं सीएसके के। तो मैच नंबर 61 जो खेला जाने वाला है चेपॉक स्टेडियम में, शाम का ये मुकाबला होगा। सामने कोलकाता की टीम होगी जिनकी अब उम्मीदें यहाँ पे लगता है प्लेऑफ में पहुंचने की खत्म हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स टेबल पे ध्यान देते हैं। चेन्नई अभी दूसरे स्थान पे है, उनके 15 अंक हो चुके हैं। 2 मुकाबले और जीतना पसंद करेगी चेन्नई सुपर किंग्स। दोनों के दोनों मैचेस जीतना चाहेगी, दोनों के दोनों मैचेस जीत जाएगी तो उन्हें टिकट मिलेगा क्वालिफायर 1 खेलने का। 2 में से 1 जीतेगी, 1 हारेगी तो एलिमिनेटर का टिकट मिलेगा। और एज अ सीएसके फैन अगर चेन्नई सुपर किंग्स दोनों मुकाबले हार जाएगी तो फिर भैया मैं तो एज ए न्यूट्रल फैन देख के इस मैच आने वाले मैचेस को एंजॉय करूंगा। तो मैं नहीं चाहता कि सीएसके बाहर हो जाए, तो मैं तो जरूर चाहता हूं एज ए सीएसके फैन कि सीएसके अपने आने वाले दोनों मैचेस जीते। लेकिन कोलकाता की भी थोड़ी बात करते हैं, सिनेरियो की बात करते हैं। अभी भी तो ये टीम 14 अंक कर सकती है। 14 अंक करने वाली टीम क्वालिफाई क्या कर पाएगी? अब ये टीम दूसरी टीमों के भरोसे बैठेगी, यानी कि अपनी पार्टी खराब हो चुकी है, स्पॉइल किसी ने कर दिया है। अब हम दूसरों की पार्टी को स्पॉइल करेंगे, खराब करेंगे, ये चाहेगी। तो कोलकाता की क्वालिफाई होने के चांसेस क्या है? अब 7वें स्थान पे है, 10 अंक हो चुके हैं। चेन्नई को हराइए, फिर अगला मुकाबला भी जीते, 14 अंक कर लीजिए, और फिर उसके बाद कोलकाता के क्वालिफाइंग के चांसेस क्या बताते हैं? आरआर 1 मुकाबला हारे, आरसीबी भी 1 मुकाबला हारे आने वाले, एलएसजी भी यहाँ पे वो चाहेगी कि 1 मुकाबला हारे,
SRH जो आज हार गई है, पंजाब किंग्स भी एक मैचेस अपना हार जाए जो कि दिल्ली से अभी चालू है। तो अगर ये टीमें 14 अंक पे रुक जाती हैं आके, यानी कि 14 से भी नीचे ये टीमें 16 अंक अगर नहीं कर पाएंगी तो आप समझोगे कि कोलकाता के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि गुजरात 16 अंक कर चुकी है, मुंबई 14 पे पहुंच चुकी है। मुंबई भी अगर दोनों मैचेस हारेगी तो कोलकाता के मजे मजे हो जाएंगे। और उसके बाद अगर हम देखें तो चेन्नई ऑलरेडी 15 पे पहुंच चुकी है। तो ये दो टीमें तो कोलकाता उनसे आगे नहीं निकल पाएगी। तो यही है कि अब यहाँ पे अगर कोई टीम, ये टीम जो है जितने मैंने नाम लिए, अगर ये टीम 16 ना कर पाए, 14 पे रुक जाए और कोलकाता का नेट रन माइनस पे है, उनसे बेहतर हो जाए, तो अब ये तो बहुत ही मुश्किल टास्क होने वाला है ना दोस्तों। तो देखते हैं क्या होगा अभी। तो चलिए अभी पॉइंट्स टेबल पे बात कर ली है, तो अगले पॉइंट पे आते हैं, टीम KKR की बात करते हैं। क्या बात है आखिर की कोलकाता इतनी अच्छी और अच्छी कॉम्बिनेशन है टीम के पास, अच्छे स्पिनर्स हैं, अच्छे खासे फिनिशर्स हैं, अच्छे खासे बल्लेबाज हैं, लेकिन फिर भी ये टीम क्यों नहीं प्लेऑफ के इतने करीब पहुंच पाई। थोड़ी सी यहाँ पे मैं कहूँगा कि नीतीश राणा की जो कैप्टनशिप में जो डिसीजंस थे एंड मोमेंट पे, जहाँ पे वो सही लेने चाहिए थे, वही गलत साबित हो गए। शायद वो अब जो पहला ओवर उन्होंने खुद डाला था वो बहुत भारी पड़ गया वो निर्णय लेना, क्योंकि उनके पास हर्षित राणा विकल्प था, आंद्रे रसेल भी बॉलिंग कर लेते फिट हो या ना हो। उसके बाद पे सुनील नरेन थे, फिर आपके पास वरुण चक्रवर्ती हैं, सुयश शर्मा जैसे इतने विकेट टेकर्स ऑप्शन थे, फिर भी राणा जी कूद गए पहला ओवर डालने के लिए। और उसी पहले ओवर में 26-27 रन का ओवर वो यशस्वी जायसवाल ने बना लिया, जो इसके पहले भी खलील अहमद के अगेंस्ट 4-5 चौके मार चुके थे। और वो हर ओवर्स को पहले ओवर में वो काउंटर अटैक करना चाहते हैं। जायसवाल ने वो इंटेंट इस IPL 2023 में दिखाया है। तो ये गलती नीतीश राणा से हुई थी पिछले मुकाबले में, शायद वो भारी पड़ गया नीतीश राणा की टीम पे। और अब ऐसा लग रहा है कि कोलकाता का क्वालिफाइंग में यानी कि प्लेऑफ में घुसना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। टीम के ऊपर बात करते हैं। खैर जो हो गया सो हो गया, अब आने वाले मैचेस पे उन्हें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अभी तो नेक्स्ट इवेंट भी आएगा, तब श्रेयस अय्यर आ जाएंगे, मे बी तब वो कप्तान होंगे, तो तब तक आप अपनी अच्छी कॉम्बिनेशन और बना लीजिए। तो चेन्नई में मैच होने वाला है, तो कोलकाता को वहाँ पे क्या करना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो चेपॉक में मैच होने वाला है, तो वहाँ पे मेन स्पिनर्स पे पूरा गेम होगा। अब सामने तो जड्डू होंगे, थिशाना होंगे, अली होंगे, तो घबराने की बात तो कोलकाता को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब उनके पास ऐसे स्पिनर्स हैं जो इस पिच पे बॉलिंग करने के लिए बेताब होंगे। वरुण चक्रवर्ती, सुयश शर्मा, और यहाँ पे आप देखोगे तो सुनील नारायण में भी शायद अंकुर रॉय को भी ये टीम खिला ले, लेकिन CSK के पास बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स बैटर्स भी हैं, तो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ये 3 स्पिनर्स है ना, इनके पास सुनहरा मौका होगा यहाँ पे CSK के बैटर्स को आउट करने में और उन्हें खामोश रखने में, क्योंकि अगर ये तीनों स्पिनर्स अपने 12 ओवर के स्पेल में अगर 5-6 विकेट्स ले लेते हैं तीनों मिला के, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, CSK का फैन हूँ, कि ये इस मैच को कोलकाता पूरी तरीके से जीत सकती है। लेकिन उसको करने के लिए ना विकेट्स लेने होंगे। और जब पिछली बार ये दोनों टीमें आमने सामने टकराई थी, तो कोलकाता के स्पिनर्स को तो सेट ही नहीं होने दिया था, बहुत बुरी तरीके से तोड़ा था चेन्नई के बल्लेबाजों ने। लेकिन अब कंडीशन थोड़ी ट्रिकी यानी कि बहुत अलग होने वाली है, तो घरेलू परिस्थिति का तो एहसास होगा चेन्नई के बैटर्स को, लेकिन सामने जो स्पिनर्स होंगे वो बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। बात कर लूँ तो सुनील नारायण की 7 विकेटें अभी तक ले चुके हैं इस एडिशन में, उतना इफेक्ट नहीं डाला है, लेकिन पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी। सॉरी क्षमा चाहूँगा, उसके पहले जो पंजाब के मुकाबले में हुआ था। फिर उसके बाद सुयश शर्मा जो 10 विकेट ले चुके हैं इस IPL 2023 में, पहला ही सीजन इनका, एक भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला है, लिस्ट ए मैच नहीं खेला है, दिल्ली के हैं और सीधा IPL खेलने आ गए। क्या बात है, बहुत प्रभावित किया है इस युवा लेग स्पिनर ने। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती क्या कमबैक किया है उन्होंने, 17 विकेटें ले चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर बनने वाले हैं कल KKR की ओर से, ये विकेट टेकर बन सकते हैं। तो इनका चलना बहुत ही जरूरी है, और खास करके इन तीन स्पिनर्स का, क्योंकि चेन्नई की इस विकेट पे आप इतना मत सोचिएगा कि फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी, बट कंपैरिजन अगर हम तुलना करें स्पिनर से तो उतनी मदद नहीं मिलने वाली। और KKR के पास जो तेज गेंदबाज हैं, वो मैं कहूँ फास्ट बॉलिंग जो यूनिट है वो इनएक्सपीरियंस है। लॉर्ड ठाकुर हैं अनुभवी, लेकिन थोड़ा इशू लग रहा है उन्हें। पिछला जो मैच उनका मैं बॉलिंग देख रहा था, पूरी तरीके से फिट नहीं दिखाई दे रहा है, अभी भी थोड़ी सी इंजरी का जो है एक समस्या है उनके लिए। और हर्षित राणा एक थोड़े मुझे प्रभावित किया है, लेकिन उसके बाद में क्या अब कल का मुकाबला आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो वैभव अरोरा, आंद्रे रसेल ने बॉलिंग भी नहीं की है, तो
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोलकाता की ओर से बहुत ही अहम रोल अदा करने वाले हैं उनके टॉप 3 प्रमुख स्पिनर्स। अब चलिए केकेआर के बॉलर्स की बात कर ली तो अब कोलकाता के बल्लेबाजों की भी बात करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ओपनर्स जो हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, इंटरेस्टिंग हुआ कि वो स्पिन के अगेंस्ट कैसे खेलेंगे। फास्ट बॉलर के अगेंस्ट तो उनका स्ट्राइक रेट बेहतर रहता है, लेकिन सामने अब दीपक चहर होंगे, तुषार देशपांडे होंगे जो पावर प्ले में अब विकेट्स ले रहे हैं। खास करके दीपक चहर जैसन रॉय किस अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे। पिछले बार जब सीएसके के सामने बैटिंग करने के लिए उतरे थे तो बहुत ही आक्रामक पारी खेली थी रॉय ने। उसके बाद अगर हम देखें तो कप्तान नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, फिर उसके बाद हम देखें एक और नाम यहाँ पे मैं जो लूँ, वेंकटेश अय्यर का ले लिया, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल। तो ये जो मैंने बैटर्स के नाम लिए उनमें से 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जो इस बैटिंग क्रम में स्पिन को बेहतर खेलते हैं। वो हैं नीतीश राणा एंड वेंकटेश अय्यर। दोनों बेहतरीन तरीके से स्पिन को खेलते हैं, तो ये कल अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं चेन्नई के इस पिच पे, जहाँ पे वो बेहतरीन तरीके से अच्छी हिटें लगा सकते हैं, डाउन द ग्राउंड भी शॉट्स खेल सकते हैं। और बाकी सारे बल्लेबाजों के लिए वो एक ऐसा रोल अदा कर सकते हैं, उनके लिए ऐसे आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह के लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म सेट कर सकते हैं कि अंतिम के 5-6 ओवर में उनकी बैटिंग आए, ताकि वो फिर तगड़ी लंबे हिटें लगाएं। तो जिम्मेदारी होगी नंबर 3 एंड नंबर 4 पे, जब वेंकटेश अय्यर एंड नीतीश राणा आएंगे, दोनों एक साथ खेलते हुए आपको तभी दिखाई देंगे। तो उनकी पार्टनरशिप कोलकाता के लिए बहुत ही क्रूशल होने वाली है, क्योंकि ओपनर्स का तो रोल होगा कि वो पावर प्ले में अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाएं, लेकिन इन द मिडल ओवर्स में आप देखोगे नीतीश राणा और रिंकू सिंह की वेंकटेश अय्यर की बैटिंग आएगी, तो उन पे जिम्मेदारी होगी कि वहाँ पे एक साझेदारी बनाएं, ताकि अंतिम के कुछ ओवर्स बचे तो वहाँ पे रसेल आके सीएसके के बॉलर्स को मसल दें। और रिंकू सिंह तो बहुत बढ़िया अभी तक काम कर रहे हैं। तो बैटिंग डिपार्टमेंट केकेआर का अच्छा दिख रहा है, और इस एडिशन में कोलकाता के बल्लेबाजों ने उतना निराश भी नहीं किया है, तो अच्छी टीम है। तो ये मैंने कोलकाता की भी बात कर ली, बॉलर्स की भी और बैटर्स की भी। तो दोस्तों अभी कोलकाता की बात कर ली, तो अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। तो धीरे धीरे अब ये टीम पूरी तरीके से कंप्लीट पैकेज टीम बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इस टीम को ना बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि क्वालिफायर के जो मैचेस होंगे, प्लेऑफ के जो मैचेस होंगे, जो 2 मुकाबले होंगे वो चेन्नई में खेले जाने वाले हैं। तो एमएस धोनी को इस चीज़ का बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंदाज़ा होगा, और यहीं से अब ये टीम जो देख रहे हैं चेंजेस ज़्यादा हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आप समझ के चलिए कि अगर चेन्नई प्लेऑफ में एंटर करती है तो उनकी प्लेइंग 11 जो अभी आप देख रहे हो वैसी ही होगी, कोई बदलाव वहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा। और पूरी तरीके से अब ये टीम कंप्लीट पैकेज टीम बनती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआती मैचेस में मैंने ही कहा था कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, ये 2 टीमें प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएं, ये बहुत ही मुश्किल काम उनके लिए होने वाला है। लेकिन देखिए थोड़ा अच्छा भी लग रहा है कि खुद मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं गलत साबित हो गया वहाँ पे, कि मुंबई भी क्वालिफाई कर रही है, सीएसके भी करीब आ चुकी है। तो एक अच्छी बात है, जो 2 आईपीएल के इतिहास की चैंपियन टीमें घुस रही हैं प्लेऑफ में, तो ये देख के अच्छा लग रहा है। लेकिन सीएसके की तो ताकत बैटिंग ही थी। जब शुरुआत हुई थी टूर्नामेंट की, वहाँ पे बॉलिंग थोड़ी समस्या थी, लेकिन अभी ये समस्या भी थोड़ी सुलझती हुई दिखाई दे रही है। चेन्नई की बैटिंग लाइनअप बहुत बेहतरीन है, ये तो पहले से पता है। डेवन कॉनवे हैं जो कि वो भी ऑरेंज कैप की रेस में अभी आगे भाग रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ भी उनका बेहतरीन तरीके से साथ निभा रहे हैं। नंबर 3 पे अजिंक्य रहाणे भी अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। फिर आप देखोगे मोइन अली, शिवम दुबे, अंबाती रायडू, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा। तो सीएसके की बैटिंग लाइनअप में दमखम है, और उनके ओपनर टॉप ऑर्डर के बैटर्स बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये टीम कंप्लीट पैकेज टीम बनते जा रही है। अब आपको ये भी पता है कि सीएसके के स्पिनर्स अपने घर में बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। पिछले ही मैच में दिल्ली को पूरी तरीके से खामोश रख दिया था जड्डू ने, मोइन अली ने एंड महेश तीक्षाना ने। तो स्पिनर्स भी विकेट ले रहे हैं, लेकिन अब फास्ट बॉलर्स भी अपना बहुत बेहतरीन तरीके से योगदान दे रहे हैं। जब से आकाश सिंह की जगह पे दीपक चहर इंजरी के बाद उन्होंने कमबैक किया है, पिछले 2 मुकाबलों में मुंबई के सामने भी पावर प्ले में विकेट झटकी थी। यहाँ पे आप देखोगे तो कल पिछले मुकाबले में दिल्ली के सामने भी उन्होंने वार्नर को आउट किया था, फिर फिल सॉल्ट को आउट किया था, और पावर प्ले में विकेट ले रहे हैं, ब्रेक थ्रू दिला रहे हैं। तुषार देशपांडे भी बढ़िया काम कर रहे हैं, वो भी अभी देखोगे आप तो 21 विकेट ले चुके हैं इस एडिशन में, तो वो भी बहुत बेहतरीन फॉर्म में है। उसके बाद अगर हम देखें तो मथीशा पाथिराना जो 10 ओवर के बाद गेंदबाजी करने के लिए आते हैं,
और वहाँ पे उनके आखिरी 4 ओवर्स होंगे जो होते हैं, जिनमें से अंतिम के 5 ओवर्स में उनके 2 ओवर्स होते हैं, जहाँ पे उनके अगेंस्ट रन लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो देश पांडे भी उनका योगदान देते हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से एमएसडी उनका इस्तेमाल करते हैं। पातिराना का अंतिम चार ओवर जो उनके होते हैं वो 12वें ओवर के बाद आते हैं, 11वें ओवर के बाद आते हैं। तो बैट्समैन को, अपोजिशन टीम को भी अंदाज़ा होता है कि अंतिम के ओवर्स में उनके अगेंस्ट रन बनाना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है। तो इसीलिए अब ये टीम थोड़ी कंप्लीट पैकेज टीम बनते हुए दिखाई दे रही है। दीपक चहर 3 ओवर डाल देते हैं, फिर वो आते नहीं है। मोइन अली उनका कोटा कंप्लीट कर देते हैं। फिर कभी कभी देश पांडे के भी स्पेल कंप्लीट नहीं होते, तो वहाँ पे मोइन अली 4 ओवर डाल देते हैं। जड्डू 4 ओवर कंप्लीट कर लेते हैं। थिक्साना कभी कभी अपना स्पेल कंप्लीट कर लेते हैं। पातिराना पीछे होते हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं एमएस धोनी अपने गेंदबाजों को। इसीलिए अब ये टीम धीरे धीरे कंप्लीट पैकेज टीम बनते जा रही है। और मैंने शुरू में कहा था कि प्लेऑफ जो है वो चेन्नई में होने वाला है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सीएसके यहाँ से अब मैं देखूँ तो पूरी तरीके से कंप्लीट पैकेज टीम बनते जा रही है। और ये विपक्षी टीमों के लिए, बाकी सारी टीमों के लिए घंटे यहाँ पे एक कहूँ ना कि खतरे के घंटे बजते जा रही बनते। तो दोस्तों दोनों ही टीमों के ऊपर हमने बात कर ली। तो अब चेन्नई सुपर किंग्स का एम, यानी कि उनका जो लक्ष्य होगा अगला, कि दोनों मुकाबले को जीते। कोलकाता के सामने भी जीते, दिल्ली के सामने भी उस मुकाबले को जीते और 19 पॉइंट करके प्लेऑफ में जो पॉइंट टेबल जो देखें अभी आईपीएल का पॉइंट टेबल की सूची में टॉप 2 में बने रहे, या फिर टॉप पे या फिर दूसरे स्थान पे। अगर दोनों मुकाबले जीतेंगे तो ये टीम टॉप 2 में अपनी जगह बना लेगी और फिर इन्हें क्वालिफायर 1 खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन कोलकाता ये यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चाहेगी। कोलकाता चाहेगी कि चलिए हमारी पार्टी थोड़ी ख़राब हो गई है तो दूसरों के भी पार्टी को थोड़ा ख़राब किया जाए। तो कोलकाता चाहेगी कि जो कहावत है ना कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, वो यहाँ पे जरूर करना चाहेगी। और वो चाहेगी कि चेन्नई को हराया जाए, चेन्नई को एक नॉकआउट पंच दिया जाए, उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे खामोश रखा जाए कि रुकिए अभी आप कहाँ भाग रहे हो आगे। और अगर आपको जीतना ही है तो आप दिल्ली को वहाँ पे जाके रोकिए, उन्हें हराइए, यहाँ पे हम आपको जीतने नहीं देंगे। तो ऐसा कोलकाता का इंटेंट होगा, इरादा होगा। और लखनऊ के सामने जो आखिरी मैच खेलेगी वहाँ पे भी उन्हें हराना चाहेगी। तो यही तो क्रेज होता है, मज़ा होता है कि जब जो पॉइंट्स टेबल पे जो टीम नीचे रहती है उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि अब हम बाहर हो चुके हैं, तो वो दूसरी टीमों को भी बाहर करना पसंद करती है। तो यही देखने को कल हमें दिखाई देगा कि कोलकाता को अंदाज़ा है कि शायद अब वो प्लेऑफ में क्वालिफाई ना कर पाएँ, तो वो दूसरी टीमों को भी आसानी से क्वालिफाई करने नहीं देंगे। उन्हें कहेंगे कि जी जान लगाइए आपको अगर प्रवेश करना है अंतिम 4 में। तो ये मैंने बात कर ली। सीएसके की ओर से टॉप परफॉर्मर कल बन सकते हैं बैट से ऋतुराज गायकवाड़, और गेंद से जो कंसिस्टेंट चेपॉक में विकेट्स ले रहे हैं रविंद्र जडेजा। तो फैंटेसी आप टीम बना रहे होगे तो जड्डू को आप कैप्टन एंड वाइस कैप्टन जरूर बनाएगा, क्योंकि हर मुकाबले में वो 1, 2, 3 ऐसे विकेट्स लेते ही जा रहे हैं। और कोलकाता की ओर से टॉप परफॉर्मर्स बन सकते हैं बल्ले से जैसन रॉय और गेंदबाजी से वरुण चक्रवर्ती। और इस मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट होगी मेरे हिसाब से एज माई फेवरेट टीम चेन्नई सुपर किंग्स, जो मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने दोनों ही मैचों के ऊपर बात की। मैच नंबर 60 पे मुझे लग रहा है फेवरेट्स होने वाली है आरसीबी। मैच नंबर 61 में फेवरेट्स मुझे लगता है मानी जाएगी सीएसके, जो कि आपको भी लग ही रहा होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स अपने घर में तो जीती जाएगी। और कल मुझे लग रहा है कल चेन्नई सुपर किंग्स पहली टीम बन जाएगी जो आईपीएल 2023 की क्वालिफाई करने वाली पहली टीम हो जाएगी वो। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए। तो अभी तक आपने इस वीडियो को देख ही लिया है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे जरूर क्लिक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रभात राजनारायण बिहाइंड द स्टम्प्स दोस्तों, जय हिंद। और ऐसे ही अब और भी वीडियोज़ लाएंगे तो अब और मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब सिनेरियो जा रहा है अंतिम पड़ाव पे।